हमारे दोस्तों में थे, हम सब मिलकर साथ काम करते थे। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से प्रोटेस्ट के समय खालिद सैफी अपने पैरों पर चलकर वहां पर गए और शाम के वक्त रात में पार्किंग लॉट से खालिद सैफी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया। और जब उनकी अरेस्ट शो करी गई कोर्ट में, तो वो व्हील चेयर पे थे, उनके दोनों पैरों पे प्लास्टर था। तो एक आदमी जो चल के जा रहा है, और फिर एफआईआर में पुलिस ने कहा कि ये जो है पुलिस स्टेशन के पास गिर पड़े, जिससे इनके दोनों पैर टूट गए। ये एफआईआर कह रही है। खालिद को यहाँ से 26 तारीख को प्रोटेस्ट साइट के बाहर से लेके गए थे, और मुझे नहीं बताया गया कि किस तरीके से खालिद को अरेस्ट कर लिया है। कुछ घंटों बाद नहीं, जब लेके जा रहे तो बिल्कुल ठीक थे, घर से गए थे, एकदम परफेक्ट फिट एंड फाइन थे एकदम। मुझे थोड़ी देर बाद खबर आई कि खालिद को अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे पूरा दिन ये फिक्र रही कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वकीलों की टीम जब उनके पास गई थी, क्योंकि इशरत को और खालिद को दोनों का अरेस्ट कर लिया था जगतपुरी थाने वालों ने, तो वहां जाते हैं तो वकीलों की टीम पर भी हमला करती है पुलिस, उनको भी मारती पीटती है, उनको वहां से भगाती है। फिर लेट नाइट हम लोग इसी टेंशन में थे कि खालिद कहाँ है, क्योंकि मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये बताया नहीं गया था कि उनको कहाँ अरेस्ट करके रखा है, और उनसे बात नहीं करवाई थी हमारी, उनका फोन स्विच ऑफ था। जब रात में लेट नाइट एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आता है कि मैं खालिद हूँ। मैंने कहा आप, उनकी आवाज में कराहट थी, एक दर्द था। मैंने कहा आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आपने कुछ खाया नहीं खाया, आपको कहाँ रखा गया उन्होंने। तो कहने लगे कि ये लोग मुझे 14 दिन के लिए मंडोली जेल भेज रहे हैं, तुम सुबह मुझसे मिलने आना। और जब मैं उनसे नेक्स्ट डे मिलने गई सुबह में, तो मैंने अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पे आते हुए देखा। उनके सारे चेहरों पे नाखूनों के निशान थे, खरोंचने के निशान थे, उनके हाथ पैरों पे डंडे के निशान थे, उनके दाढ़ी के बाल उखड़े हुए थे, आगे से पूरा नोचा हुआ था ये, आगे यहाँ माथे पे उनके खरोंचने के निशान थे, इस तरीके से नेल्स लगे हुए थे, यहाँ पे सारा नेल्स थे उनकी उंगली में फ्रैक्चर था, उनके दोनों पैरों में घुटने तक फ्रैक्चर था, दोनों पैरों के मसल डैमेज कर दिए गए थे, हड्डी में क्रैक थे। तो इतनी हैवानियत उन भेड़ियों ने दिखाई थी उनके साथ में। वो सिर्फ अपना पर्सनल गुस्सा निकाल रहे थे कि शायद अगर खालिद ने वो प्रोटेस्ट हटवा दिया होता, शायद अगर खालिद वहां से हट गए होते, शायद खालिद उस रात 3 बजे वहां ना जाते जिस रात दिल्ली पुलिस ने जगतपुरी की पुलिस ने हमला करा था उस प्रोटेस्ट साइट पे, तो शायद खालिद को इतना टॉर्चर न सहना। जिस दिन खालिद सैफी को बेल मिलनी थी, बेल की हियरिंग में जजमेंट आना था, जजमेंट 3 बजे आना था, उसी दिन उनको दूसरे केस में, कॉन्स्पिरेसी के केस में अरेस्ट किया गया, और उसके साथ उनके खिलाफ एक केस और बुक किया गया। यानी कि टोटल 3 केस बुक हुए। 3 केस में खालिद सैफी को 2 केस में जमानत मिली, और जमानत के स्टेटमेंट में जज ने कहा कि खालिद सैफी के खिलाफ जो मुकदमे बनाए गए हैं, उनके हिसाब से उन दोनों मुकदमों में जज ने रिमार्क दिया कि उन दोनों मुकदमों में खालिद सैफी के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं थे, और ऐसा लगता है कि इनको फंसाने के लिए ये मुकदमे रखे गए हैं। उनको एफआईआर जो 59 इन्होंने बनाया, और उसमें फर्स्ट केस के अरेस्टिंग के बाद ये केस लगाया। पहले खालिद को किसी और केस में अरेस्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली दंगे का केस लगाया। तो सबसे मेन तो पहले यही है, क्योंकि उनको स्पेशल बुला के अरेस्ट नहीं करा। तो अरेस्टिंग के दौरान ही उन्होंने पहले केस बना लिया, केस में एक इंसान को डाल दिया, फिर उसके बाद उन्हें लगा हो कि शायद हमने कुछ केस बनाया ही नहीं है, हमने ये इतने 17,000 पेज बना तो दिए हैं, पर उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इनके खिलाफ कुछ जाए। बस एक खिचड़ी सी बना दी है कि ये वहां से वहां गया, वहां से। जब हम मुकदमों को देखते हैं, तो अब जैसे खालिद सैफी के ऊपर ये केस बिल्ड किया गया कि वो चांद बाग पर चमन पार्क में पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे थे, ये धाराएं लगाई गई। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह है कि खालिद सैफी वहां कभी गए ही नहीं। उमर खालिद के ऊपर इसी तरह उसी केस में कोई एक्यूज बनाया गया कि पुलिस के ऊपर गोली चलाने की धारा लगाई गई, और उमर खालिद उस दिन जो है वो पटना में मौजूद थे। तो जिस तरह से पुलिस ने पूरा केस फ्रेम किया है, ये सबको मालूम है कि ये मजाक है, ये मजाक है। अरे भैया, सब बात कर रहे थे, सब आपस में बात कर रहे थे। जब दिल्ली में एक जगह दंगा हो रहा था तो बहुत लोग बात कर रहे थे। मेरी नंद मुस्तफाबाद में रहती है, 100 कॉल तो मैंने भी करे थे उन्हें। मैंने उनसे बार, उनकी 4 बेटियां हैं, मैंने उनसे बार कॉल करके ये पूछती थी कि बाजी आप कैसी हैं, बाजी आपके यहाँ तक कुछ हुआ तो नहीं है। बहुत लोग हैं जो आपस में सब बात कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी दंगे फैलाने में लगे हुए थे। पर कपिल मिश्रा, ये लोग आप देखिए ना कौन लगे हुए थे। आपके पास वीडियोज होंगे, आप सोशल मीडिया पे खंगाल दो, सब जगह है वो वीडियोज। पर आप खालिद का बताइए ना। खालिद अंदर है, खालिद, यही असल मैं वही बताना चाह रही हूँ ना आपको कि दिल्ली पुलिस ने करा क्या है। दिल्ली पुलिस से खुद सवाल करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को खुद कटघरे में खड़ा होना चाहिए
और इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब दिल्ली पुलिस से सवाल होगा, और हम लोग करेंगे उनसे सवाल, हम सभी लोग सवाल करेंगे कि जिन लोगों ने उस दंगे को रोकने की कोशिश करी थी, दर बदर भटके थे, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर से बात करी थी, और वहीं उन लोगों को उठा के तुम लोगों ने जेल में डाल दिया। और जब तुम्हें लगा कि हमने कुछ केस, मतलब हमसे कुछ केस में गलती हुई है, तो आपने उठा के उस केस में यूएपीए लगा दिया कि आप बैठे रहो आराम से। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि यूएपीए लगा दो और इन लोगों को सालों तक जेल में रखो, ताकि इन लोगों के दम से जो और लोगों का जो हौसला बढ़ा था वो डगमगा जाए, वो खौफ में आ जाए और वो लोग चुप हो जाए। खालिद सैफी ने पीएफआई के ऑफिस में गए, तो आप हमसे ज्यादा पीएफआई के ऑफिस की जानते हैं। शाहीन बाग में जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर पीएफआई का ऑफिस है। अगर आप कहें कि आपका मोबाइल सिग्नल दिखा रहा है, अब मैं यहाँ पर इस टाइम प्रेस क्लब में हूँ, आप मुझे ली मेरिडियन में दिखा दें, आप मुझे शास्त्री भवन में दिखा दें, आप मुझे प्रेस क्लब में दिखा दें, या आप मुझे रफी मार्ग में दिखा दें। ये तो मोबाइल के हिसाब से आप लोग। फिर आपने कहा कि इन्होंने मीटिंग करी कि वो हमारे ट्रंप आएंगे तो ट्रंप के समय पर ये उपद्रव किया जाएगा, जबकि खुद एम्बेसी ने क्लियर किया कि तब तक ट्रंप का विजिट ही नहीं फाइनल हुआ था। मुझे तो नहीं लगता, कहीं ना कहीं जब खालिद को टॉर्चर करा गया था तो हमारे इलाके में भी अंधाधुंध अरेस्टिंग करी थी, लड़कों को उठाया था, छोटी छोटी उम्र के लड़कों को उठा लिया था और उठा के मार पीट करके या तो छोड़ रहे थे या तो जेल भेज रहे थे। तो यही सब हो रहा था, तो लोग खौफ में आ गए थे। और खालिद को जब उन्होंने 14 दिन के बाद मंडोल करकटुमा कोर्ट में देखा था व्हील चेयर पे, तो बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई थी, बहुत लोग घबरा गए थे। जो लोग प्रोटेस्ट में गए थे उनको बुला के धमकी दी गई, उनको कहा गया कि तुमको फंसा दिया जाएगा। हमारे एक दोस्त अरमान है, उन्होंने साफ साफ एक स्टेटमेंट लिख के दिया कि पुलिस ने मुझ पर दबाव बनाया और मेरी झूठी गवाही ली, मैं उस टाइम पे मैं साइन करके आ गया। तो इस तरह कुछ लोगों की झूठी गवाही दी है, झूठी गवाही ली है, और ये मालूम है कि ये जो है केस कहीं टिकने वाला नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई भी केस जब रजिस्टर्ड होता है तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता है, तो प्रोसेस जो है वो अपने आप में पनिशमेंट हो जाता है, जिसके तहत खालिद सैफी अभी जेल में है। हमें ये उम्मीद है कि वो बाहर आएंगे। आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से 2 केसों में बेल हो चुकी है, और जिस तरीके से खालिद को ऑर्डर आया है वो एक बहुत मतलब एक हिम्मत, मुझे और ज्यादा हिम्मत हुई है उस चीज से कि खुद दिल्ली के कोर्ट के जज ने ये बात बोली है कि दिल्ली दंगों का खालिद के ऊपर केस लगाने में दिल्ली पुलिस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा। तो आप ये देखिए कि अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करके, वो बिना दिमाग का इस्तेमाल करे उन्होंने 17,000 पेज की चार्जशीट बनाई, और उसके इतने ज्यादा पेज की चार्जशीट बनाने के बाद अगर उनके पास कुछ नहीं है और सिर्फ उन्होंने यूएपीए लगा दिया, तो ये मेन है कि आप इतना, आपके पास इतने 17,000 पेज भर तो दिया आपने, पर आप उसके अंदर साबित क्या करना चाह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेल की कार्रवाई जितने भी उसके सब होता है वो सब कंप्लीट हो चुकी है, बेल ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर हो जाती है यहाँ से तो अच्छी बात है, नहीं तो जो हमारी लीगल टीम है वो नेक्स्ट स्टेप लेंगी, हाईकोर्ट की तरफ भी। खालिद एक ऐसे शख्स हैं जो उनकी टीम है, वो लोग ग्राउंड पे काम करने वाली टीम है। आसाम एनआरसी जो उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा, वहाँ पे लोगों के हालात देख के, तो वो जो काम खालिद छोड़ के गए थे वो सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसकी भी हेल्प करनी है वो सब हो रही है, जो भी काम है वो सब चल रहे हैं। पर असल जो चीज है जो उनको अरेस्ट करा है वो बेसिकली क्यों है, एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट जो कुरेजी में स्टार्ट हुआ था, तो उसका जिम्मेदार जो हमारे यहाँ के पुलिस है जगतपुरी थाने की, वो खालिद और इशरत को मानती है। वो ये कहती है, वो ये सोचती है कि अगर ये दोनों यहाँ नहीं होते तो शायद ये औरतें कुछ भी ना कर पाती, और ये बहुत आसानी से हटा देती। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रोटेस्ट सबसे पहले वहाँ की आम औरतों ने शुरू करा था, फिर उसके बाद में खालिद रात में पहुंचे थे, इशरत शाम में पहुंची थी, तब जाके वो प्रोटेस्ट खड़ा हुआ, और इशरत और खालिद ने उसको एक बैकबोन बन के उसका सपोर्ट करा, उसका साथ दिया, उन औरतों का, उन महिलाओं का, क्योंकि मैं भी वहाँ पे जाती थी प्रोटेस्ट में। तो कहीं मुझे भी ये पता है और सभी लोगों को ये पता था कि अपने हक के लिए सड़क पे निकलना, अपने हक के लिए आवाज उठाना कहीं से कहीं तक भी कोई जुर्म नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि दंगा किया, दंगे के लिए उकसाया। हाँ, तो यही ये देखिए कि उकसाने वाले कौन है। उकसाने वाले कपिल मिश्रा है, उकसाने वाली रागिनी तिवारी है। ये लोगों का वीडियो सारी पूरी दुनिया में वायरल हैं, वो हर जगह फैले हुए हैं।
आप उनके वीडियोस खुले में देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छुपा हुआ है। और खालिद के काम भी आप खुले में देख सकते हो, सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है, उनकी प्रोफाइल्स देखिए। और ये सब चीजें दिल्ली पुलिस ने क्या देखी नहीं होगी उनको अरेस्ट करने पर? ये सब देखा होगा, शायद उन्हें शर्मिंदगी भी हो रही होगी।